सभा मेंबर। हालांकि इस बार उन्हें राज्यसभा मेंबर नहीं बनाया गया क्योंकि वो जेल में थे। अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन पहले गिरफ्तार करते हैं और बीजेपी और मोदी सरकार जिस तरह से विपक्ष राज्य के जो सिटिंग मुख्यमंत्री होते हैं उसे गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं। मामला साफ है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में इंडिया अलायंस जिस तरह से एकजुट हुआ, कई राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत है, उस क्षेत्रीय दल के साथ कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन किया। इंडिया गठबंधन करने के बाद मोदी का जो 2024 में लोकसभा चुनाव में जो 400 पार का नारा है, वो 400 पार असल में क्या है वो दिखता है सबको, क्योंकि 400 पार का नारा देना इस बार उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जिस तरह से 2014 में मोदी जी चुनावी भाषणों में और सत्ता में आने के लिए 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो कितना सफल रहा सब लोग जानते हैं। 15-15 लाख का जुमला देकर के सत्ता में आ गए। 2019 में पुलवामा हमलों को लेकर के वोट मांगा गया और उसमें भी भाजपा सरकार और मोदी जो है सफल रहा, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए और मोदी सरकार के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चुनौती है। इसलिए जो विपक्ष राज्य के मुख्यमंत्री है उसे जेल में डालना चाहते हैं। जो मोदी के खिलाफ, मोदी के दोस्त के खिलाफ यानी अडानी अंबानी के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा, अगर उस पर कोई सवाल करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। हम बात करते हैं संजय सिंह, आम आदमी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, जो लगातार राज्यसभा में अडानी अंबानी पे लगातार सवाल पूछते रहे, लगातार ये कहते रहे कि बिजनेसमैन का जो अडानी अंबानी है उसका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है, किसानों का कर्ज नहीं माफ़ होता है। दिल्ली में सरकारी स्कूल हम बनाते हैं, गुजरात में एक सरकारी स्कूल नहीं है। जब दिखाने के लिए कहा गया तो गुजरात में टेंट बनाकर टेंट वाला स्कूल दिखाया गया। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में सरकारी स्कूल को जिस तरह से सही किया, जिस तरह से सरकारी स्कूल को लेकर के देश विदेशों में चर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं मोदी को इससे डर लगता है। मोदी को लगता है कि अगर ये सब चीज़ देगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बड़ा बन जाएगा और जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए जो भी सही काम करता है कहीं ना कहीं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आप देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। हेमंत सोरेन को जब जेल में डाला गया तो उसकी पत्नी इस पद यानी तो मुख्यमंत्री तो उनके ही चंपई सोरेन उनके ही पार्टी के नेता बने, लेकिन उनकी पत्नी जब भी कभी इंडिया अलायंस का काम कई जगह कोई रैली होता है उसमें संबोधित करते हैं और लगातार जो है हेमंत सोरेन के लिए आवाज़ बने हुए हैं। उसी तरह अरविंद केजरीवाल की भी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है अरविंद केजरीवाल की आवाज़ बन करके हर एक रैली में, हर एक जो उनके जो संदेश आते हैं अरविंद केजरीवाल का दिल्ली जेल से, वो संदेश जनता के बीच रखते हैं। और जो भी जनता की समस्या होती है, चाहे वो पानी को लेकर के, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक में दवाई को लेकर के, चाहे डॉक्टरों को लेकर के, और आपके जो नेता है, आपके जो मंत्री है, आपके जो विधायक है, वो एकजुट होकर के एक परिचय दिया कि अगर किसी भी पार्टी को अगर बीजेपी तोड़ना चाहती है तो वो आम आदमी पार्टी को नहीं तोड़ सकता है, आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं खरीद सकता है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का है और ये केजरीवाल के साथ खड़ा है। इसी जगह पे अगर कोई दूसरा पार्टी होता तो बीजेपी अभी अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाता और कहीं ना कहीं उन पार्टी के विधायकों को तोड़ करके अपने पाले में कर सकते थे। अभी संजय सिंह को जो आरोप एक शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था, उन संजय सिंह को जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसे जेल से बाहर कर दिया गया है, यानी उसे जमानत दे दिया गया है। और संजय सिंह को यह भी कहा गया है कि आप इस मामले को लेकर के आप नहीं बोल सकते, अपने केस को लेकर के नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्या केजरीवाल, क्या मनीष सिसोदिया, क्या सत्येंद्र जैन के केस में हम नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं और ये बोलते भी हैं। देखिए, जब न्यूज़ 18 के खबर में जब छपा वो खबर हम आपको थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहते हैं। ईडी ने संजय सिंह की जमानत की नहीं किया विरोध, कैसे फंस गई ईडी की एजेंसी, यानी बीजेपी की जो एजेंसी है, जिस तरह से बीजेपी यूज करता है विपक्ष के नेताओं पे, विपक्ष के राज्य में सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा नोटिस भेज करके किस तरह से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, कैसे लोकसभा चुनाव को में कैंपेन करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने की कोशिशें की जा रही थी। अब जो है संजय सिंह जेल से बाहर है और सारी पोलें खोल रही है। देखिए, ईडी ने संजय सिंह की जमानत का नहीं किया विरोध, कैसे फंस गई ईडी। इसके बाद संजय सिंह को जो बेल देने वाले जो
जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं और राज्यसभा संजय सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीवी वारेल की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। संजय सिंह की तरफ से कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। कहा कि ईडी ने केस की गिरफ्तारी में सीनेरेसिटी टेस्ट का प्लान नहीं किया। यानी संजय सिंह के ऊपर जो भी आरोप है, जो भी मामला है के खिलाफ ईडी उस पर दबदिश डाल करके उनको गिरफ्तार किया गया था, उस मामले में अभी तक ठोस सबूत नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है। मनीष सिसोदिया के घर पे भी छापे मारा गया है लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के गांव में जो घर है उनके घर पे भी छापा मारा गया लेकिन 1 रुपया किसी भी पार्टी के, किसी भी नेताओं के घर से नहीं मिला। और शराब घोटाला जो कथित तौर पे क्या है उसकी भी पूरी सबूत अभी तक नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एक आरोप है, वह दोषी नहीं है। मनीष सिसोदिया के ऊपर भी एक आरोप है, वो दोषी नहीं है। सत्येंद्र जैन के ऊपर भी एक आरोप है लेकिन वो दोषी नहीं है। संजय सिंह के ऊपर भी आरोप था लेकिन दोषी नहीं था। इसीलिए ईडी से जब सुप्रीम कोर्ट के तीनों बेंच ने कहा कि मनीष संजय सिंह के ऊपर कोई सबूत नहीं मिला, क्या हम इस केस को अगर लिख दें कि इस मामले में एक भी सबूत नहीं मिला तो आपकी परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। इसलिए संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है जमानत दे दी है। आप समझ सकते हैं कि संजय सिंह के खिलाफ आरोप क्या आरोप है। ईडी ने अपनी डिमांड एप्लीकेशन में कहा था कि संजय सिंह ने दिल्ली की 2021-22 की एक एक्साइज पॉलिसी के जरिए अवैध धन, रिश्वत, लाभ हासिल किया जो अपराध की आय के दायरे में आते हैं। वो शराब कारोबारियों से रिश्वत इकट्ठा करने की साजिश में शामिल रहे। संजय सिंह का साल 2017 से दिनेश अरोड़ा से घनिष्ठ संबंध है और दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग से यह बात पता चली है। यानी ये बात जो है एक कॉल रिकॉर्डिंग से चली है जिसमें दिनेश अरोड़ा जो है उस शराब नीति आयोग मामले में भी संजय सिंह के करीबी रहे, लेकिन दिनेश अरोड़ा के ऊपर भी ईडी सीबीआई का दबदिश पड़ी और जब उसे जेल में डाला गया तो फिर दिनेश अरोड़ा को बेल लेने के लिए ईडी जो है उनको सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया और ऑफर दिया तो उसके बाद दिनेश अरोड़ा जो है वो संजय सिंह के खिलाफ सरकारी गवाह भी बने और उन्होंने कहा कि हमारे जो एक करीबी है जो संजय सिंह के करीबी के साथ कुछ पैसे का लेन देन हुआ है, बस इतना ही सी बात है। लेकिन इसमें कोई ठोस सबूत नहीं आया, कितना पैसा दिया, क्या सबूत है, उनका कोई अभी तक ठोस सबूत ईडी जो है कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। उसी के आधार पे संजय सिंह को उन्हें जेल से जमानत मिल गई, बेल मिल गई। आप समझते हैं कि जो बीजेपी में जो भ्रष्टाचारी है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी क्या है? आप समझते हैं कि संजय सिंह जब जेल से बाहर निकले तो एक बांगरू लक्ष्मण का नाम लिया। वो बांगरू लक्ष्मण कौन है? तो वो बांगरू लक्ष्मण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके ऊपर क्या घटोला है? तो उनके ऊपर ये घटोला है रक्षा, यानी भारत माता की रक्षा जो होता है उनके नीति में जो रिश्वत ली गई है वो कैमरे के सामने रिश्वत ली गई है उसके बारे में है। करप्शन के नाम पे करप्शन, इस फैसले के बाद कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करने वाली बीजेपी को अपने गिरबान में भी झांक लेना चाहिए। यानी एक जो मामला है वो हम आपको बताते हैं कि क्या मामला है। 2001 में तहलका .com ने अपने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बांगरू लक्ष्मण पे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। 11 साल पहले हुई स्टिंग ऑपरेशन की गई थी। उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष बांगरू लक्ष्मण और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में फर्नांडिस के करीबी जया जटेली भी विवाद में शामिल थे। पूरा मामला क्या है? न्यूज वेबसाइट तहलका .com ने 13 मार्च 2001 को फर्जी रक्षा सौदे के स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया था। खुफिया कैमरे में बांगरू लक्ष्मण रक्षा सौदे के फर्ज दिए। तहलका के पत्रकारों ने बांगरू के सामने खुद को ब्रिटेन एंड वेस्ट एंड नाम के रक्षा कंपनी एजेंट बताया और रक्षा के सौदे के लिए उनसे सिफारिश करने को कहा। सीबीआई एजेंट के तौर पे तहलका के पत्रकारों ने बांगरू लक्ष्मण से 8 बार मुलाकात की है। देखिए इस प्रकार की खबर है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं वो बांगरू लक्ष्मण किस प्रकार से भारत के रक्षा पे जो है किस तरह से रिश्वत ली गई थी और रिश्वत लेने के बाद बीजेपी में किस तरह से बीजेपी जो है अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी सरकार किस तरह से भाजपाओं को अपने साथ ला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई जरूर होगा। क्या भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई जरूर होगा या क्या बीजेपी में शामिल होकर के उसे राज्यसभा भेज दिया जाएगा या उसे लोकसभा का? कांग्रेस के नेता सुप्रिया स्नेत ने ट्विटर पे भ्रष्टाचारियों को फोटो शेयर किया है जो कि ये खबर द इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है। ये क्या है खबर? मोदी वॉशिंग मशीन करप्ट विल बी क्लीनिस्ट, यानी मोदी के जो वॉशिंग मशीन है उसमें ये जितने भ्रष्टाचारी है वो सभी को
वॉशिंग मशीन में डाल करके मोदी के वॉशिंग मशीन पाउडर से उसे साफ कर दिया गया है। इनके ऊपर जो भी आरोप है, इन्होंने जो घोटाला किया है, उनके घोटालों को सब माफ कर दिया गया है, सब साफ हो गया है और ये अब देशभक्त हो गए हैं। यानी इनका जो मोदी के वॉशिंग मशीन में जो गया हुआ है, इनका पहला नाम है अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनिक, हेमंत विश्व शर्मा, यामिनी एंड यशवंत यादव, सीएम रमेश, सुजान चौधरी, संजय सेठ, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस्या रॉय, गीता कोड़ा, हसन मुर्सिफ, भावना गौडी, शुभेंदु अधिकारी, के गीता और एक है छगन भुजबल जो महाराष्ट्र के नेता है। आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचारी ये सब बीजेपी के पट्टा डाल करके, बीजेपी के नाम पे बीजेपी में शामिल होकर के मोदी सरकार के मोदी वॉशिंग मशीन में किस तरह से वो मोदी के पाउडर में जाकर के सफाया हो जाता है और इन भ्रष्टाचारियों के जस्ट अपने बगल में मोदी जी बैठा लेते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि हमारे बगल में बैठने की उनके अंदर हिम्मत नहीं कि भ्रष्टाचारी हमारे बगल में बैठे, लेकिन जस्ट बगल में मोदी सरकार के पीछे आगे दाएं बाएं बैठे हुए हैं ये भ्रष्टाचारी। और सिर्फ विपक्ष के ऊपर, विपक्ष के लोगों पे ईडी सीबीआई द्वारा अभी लोकसभा चुनाव भी जो है डेट भी लागू कर दिया गया है, चुनाव प्रचार चल रहा है और उस समय कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। कांग्रेस के ऊपर 300 कुछ करोड़ रुपया इनकम टैक्स के द्वारा उसे नोटिस भेज दिया जाता है। ये विपक्ष मुक्त चुनाव लड़ना चाहती है मोदी सरकार। मोदी सरकार जो 400 पार की नारा देते हैं, या बीजेपी 400 पार की नारा करते हैं, या एनडीए भी जिस तरह से 400 पार की नारा बोलते हैं, क्या मोदी सरकार या क्या एनडीए के जो लोग हैं ये 400 पार सही में आने वाला है या क्या 200 के अंदर ही रह सकता है? ये भी हमें 4 जून को पता चलेगा। देखिए बीजेपी किस तरह से क्या काम करती है, नहीं काम करती है। बीजेपी के पास आज मुद्दा नहीं है जो लोगों के पीछे जाकर के बात करेंगे। वो शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, वो नौकरियों की बात नहीं करेंगे, वो बेरोजगारों के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, वो लोग जो है गरीब के गैस सिलेंडर है उसके दामों पे बात नहीं करेंगे, वो महंगाइयों पे बात नहीं करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम। आज के समय में आईआईटी में भी बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी कितना चरम सीमा पे है और जो लोग कई लाख रुपया लगा करके कोचिंग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नाम लिखा करके आईआईटी में जाना चाहते हैं, उस आईआईटी को लेकर के आज के समय में जब रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में बच्चों को रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो देश में है वो शिक्षा को ख़त्म कर दिया जाता है। जो शिक्षा के ऊपर बात करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जो गरीबों का मुफ्त बिजली, गरीबों का मुफ्त पढ़ाई, गरीबों का मुफ्त इलाज की बात करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। और जो मंदिर मस्जिद की बात करता है, जो शासन चलाता है, वो इस प्रकार से भ्रष्टाचारियों के गले लगा करके उनके साथ खड़े हैं। तो इस खबर को आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।